दुनिया में महामारी, गाजा पर बमबारी। जब हम और आप, पूरी दुनिया महामारी से लड़ रही है, तब इजराइल और फिलिस्तीन आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन क्यों? ये रॉकेट अटैक, ये बमबारी, ये धमाका, अफरा तफरी फैलाने वाली ये आवाज और खौफ के साए में सांस लेती जिंदगी, ये सब क्या है और किस लिए है? गाजा अगर जल रहा है और इजराइल बरस रहा है तो क्यों? फिलिस्तीन के 300 रॉकेट हवा में तबाह कैसे हो गए? हमास के खिलाफ इजराइल का टारगेट 13 कैसे पूरा हुआ? इन्हीं सवालों का जवाब अगले 10 मिनट में हम आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। एक तरफ महामारी है और दूसरी तरफ बमबारी जारी। भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना वायरस से जान बचाने के लिए सुरक्षा कवच ढूंढ रहे हैं, तो इजराइल और फिलिस्तीन में लोग रॉकेट और बमबारी से बचने के लिए सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं। 24 घंटे में फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर 300 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। इन हमले में भारत की सौम्या संतोष समेत इजराइल के 3 नागरिकों की मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के जवाबी हमले में हमास के आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन साथ ही बच्चे समेत 35 से ज्यादा बेकसूर भी मारे गए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी हिंसक संघर्ष के कई वीडियो हमारे पास हैं, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन महामारी में अचानक से बमबारी क्यों होने लगी, इसकी वजह भी आपके लिए जानना जरूरी है। लेकिन इसके लिए पहले आपको इजराइल की भौगोलिक स्थिति को देखना चाहिए। इजराइल 5 मुस्लिम देशों के बीच स्थित इकलौता यहूदी देश है। ये 5 देश हैं जॉर्डन, लेबनान, मिस्र, सीरिया और फिलिस्तीन, जिनसे इजराइल की सीमा लगती है। ये सभी देश इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। इनमें सबसे ज्यादा दुश्मनी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, और इस दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह है यरूशलेम। ऐसा क्यों, यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे हमास को इजराइल पर रॉकेट से हमला करना भारी पड़ गया। एक, 2, 3, बस 3 सेकंड में इजराइल का टारगेट 13 पूरा हो गया। टारगेट 13 यानी गाजा की ये 13 मंजिला इमारत। इजराइल की सेना के मुताबिक इसी 13 मंजिला इमारत में हमास का दफ्तर था। इजराइल हमास को आतंकवादी संगठन मानता है। कहा जा रहा है कि आमतौर पर दिन के समय इस बिल्डिंग में 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं। हमले के बाद इमारत की जगह मलबे बिखरे थे, लेकिन इस हमले में कितने लोग मरे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हमास के ठिकाने पर स्ट्राइक इसलिए की गई थी क्योंकि हमास ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया था। अब इस वीडियो को देखिए। 1, 2, 3, 4, 5। गाजा की इस बिल्डिंग में अचानक 5 धमाके हुए। धमाके के बाद बिल्डिंग और इसके आसपास की इमारतों की हालत भी देख लीजिए। आधी रात में चमकती हुई ये रोशनी दरअसल अंधेरे की दस्तक है। आवाज सुनिए, ये धमाके की आवाज है। और आतिशबाजी जैसी दिख रही तस्वीरें हमास के रॉकेट अटैक की। हमास गाजा से इजराइल पर रॉकेट छोड़ता है और बदले में इजराइल गाजा पर बम बरसाता है। इजराइल और फिलिस्तीन में इन दिनों हर रात हर सुबह इसी तरह बीत रही है, और यही वजह है कि दोनों देशों के लोगों में अफरा तफरी मची है। गाजा में एक बुजुर्ग घायल बच्चे को गोद में लेकर सुरक्षित स्थान की ओर भाग रहा है। एक डरी हुई मां अपनी 2 बच्चियों के साथ तेजी से जा रही है। कई लोग जान बचाने के लिए गाजा छोड़कर जा रहे हैं। इजराइल के तेल अवीव में भी लोगों के लिए हालात अलग नहीं। हमास के रॉकेट हमले से डरे लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं। एक युवक घायल है और उसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। डॉग को गोद में लिए इस महिला को देखिए, कितनी डरी और सहमी है।
दोनों देशों के बीच जारी जंग में एक भारतीय नागरिक भी मारी गई। केरल की रहने वाली सौम्या संतोष इजराइल के अश्केलॉन में एक बुजुर्ग महिला के घर काम करती थी। 32 साल की सौम्या अपने पति से बात कर रही थी कि अचानक उसके घर हमास का रॉकेट गिरा और सौम्या की जान चली गई। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 2014 के बाद इजराइल और हमास के बीच सबसे बड़ा खूनी संघर्ष शुरू हो गया। इस सवाल का जवाब इस वीडियो में है। यह वीडियो 7 मई का है। इस वीडियो में आप दो पक्षों की झड़प देख सकते हैं। इस झड़प में एक पक्ष है इजराइल का सुरक्षा बल और दूसरा पक्ष है फिलिस्तीन के लोग। अब विवाद की पूरी कहानी समझिए। कहा जा रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये खूनी संघर्ष लगभग 1 महीने पहले शुरू हुआ था, जब वहां पूर्वी यरूशलेम के इलाकों में यहूदियों ने फिलिस्तीनी अरबों को उनके घर खाली करने की धमकी दी थी। इसी तनाव के दौरान जब 7 मई को रमजान के महीने का आखिरी शुक्रवार था और फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में नमाज के लिए पहुंचे थे। इस मस्जिद को मक्का और मदीना के बाद मुस्लिमों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। तो वहां इजराइल के सुरक्षा बल से उनकी हिंसक झड़पें हो गईं, जिसके बाद हमास ने इजराइल के 3 शहर तेल अवीव, एश्केलॉन और होलुम शहर पर एक साथ 100 से भी ज्यादा रॉकेट दागे। इजराइल में जो प्रेसिडेंट हैं नेतन्याहू, वो भी माइनॉरिटी में पहुंच गए हैं। 2 साल में 4 इलेक्शन हो गए हैं और अभी भी उनकी मेजॉरिटी नहीं है। तो वो भी दिखाना चाहते हैं कि नहीं, मैं देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। उसी मुताबिक हमास में भी जो राष्ट्रपति हैं वो भी पिछले 12 साल से कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं और इलेक्शन में हवा उनके खिलाफ चल रही थी, उनके फेवर में नहीं थी। तो वो भी प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं, मैं कुछ कर रहा हूं। तो एक तरीके से पॉलिटिकल एम्बिशन जो है वो भी इसको ड्राइव कर रहा है, इस किस्म की जो मार धाड़ हुई है। और इस समय वहां हालात खराब हैं, लोग डरे हुए हैं। इन सब के बीच टर्की जैसे देश हमेशा की तरह इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। वहां प्रदर्शन हो रहा है। अरब देश भी इजराइल के विरोध में हैं, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि हमास को उसके हर हमले की बड़ी कीमत चुकानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल की आबादी 1 करोड़ से भी कम है, फिर भी अपने 5 पड़ोसी देशों से ज्यादा ताकतवर है। 70 सालों में इजराइल 6 युद्ध लड़ चुका है और हर युद्ध में विजयी रहा है। वर्ष 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद 5 देशों की सेनाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। करीब 1 साल तक लड़ाई चली, जिसके बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई। 19 साल के बाद 1967 में इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। लेकिन आजादी के 20 वर्षों में ही इजराइल ने खुद को इतना ताकतवर बना लिया कि उसने सिर्फ 6 दिनों में अकेले इन सभी देशों को हरा दिया। बीते कुछ सालों में इजराइल ने कोई युद्ध तो नहीं लड़ा है, लेकिन युद्ध जैसे हालात का सामना कई बार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि साल 2014 के बाद पहली बार इजराइल और फिलिस्तीन में इतना हिंसक विवाद हुआ है। लेकिन इस दौरान जब भी कभी हिंसा हुई या हमास की ओर से रॉकेट हमले हुए, तो इजराइल ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए एक विशेष तरह का ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया। इजराइल के इस ब्रह्मास्त्र का नाम है आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। क्या है ये, आपको बता दूं। पहले 100 रॉकेट, फिर 200 रॉकेट और 24 घंटे में कुल 300 रॉकेट छोड़ने के बाद हमास को यकीन था कि वो इजराइल में बड़ी तबाही मचाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने हमास के ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही तबाह कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह हवा में हमास के रॉकेट को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए चुन चुन कर नष्ट किया जा रहा है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल की रॉकेट भेदी तकनीक है, जिससे पता होता है कि दुश्मन का हमला कितना खतरनाक है और रॉकेट किस हिस्से में गिरने वाला है। पूरे इजराइल के कई इलाकों में ये सिस्टम लगाया गया है ताकि छोटी दूरी से चले रॉकेट को भी निशाना बना सके। इजराइल के दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए इसकी रेंज भी परफेक्ट है।
4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के हमलों को ये आसानी से नष्ट कर सकता है। सबसे पहले इस बात की पहचान की जाती है कि हमला किस इलाके में होने वाला है। अगर ये किसी सुनसान जगह पर गिरे तो उस पर जवाबी हमला नहीं किया जाता है, लेकिन खतरा आबादी वाले इलाके का हो तो फौरन उसे बर्बाद करने का इंतजाम किया जाता है। इजराइल ने पहले भी इसी तरह हमास के रॉकेट हमले को नाकाम किया है और ये भी सच है कि दोनों देशों के बीच ऐसा संघर्ष कोई पहली बार नहीं हो रहा है। तो इजराइल फिलिस्तीन मामलों के विशेषज्ञ क्या मान रहे हैं, आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा, जहां तक ये हालात युद्ध में बदलेंगे या नहीं इसकी बात है, तो मेरे विचार से यह हालात युद्ध में नहीं बदलेंगे। कारण यह है कि इससे कहीं ज्यादा मारकाट पहले भी हो चुकी है और क्योंकि ये चीज दोनों के सर्वाइवल के लिए है, तो मुझे नहीं लगता कि ये और आगे बढ़ेगा। यानी अगर दुनिया ये मानकर चल रही है कि ताजा विवाद बड़े युद्ध में बदल सकता है, तो युद्ध की आशंका कम है। तो एक तरफ महामारी है, दूसरी तरफ बमबारी है, जैसा कि आपने देखा। लेकिन हमें महामारी से कैसे निपटना है, इसकी चिंता ज्यादा होनी चाहिए। इस वक्त देश की सबसे बड़ी चिंता कोरोना संक्रमण और इसकी आने वाली तीसरी लहर है। तीसरी लहर से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को हो सकता है और इस खतरे के बीच एक खुशखबरी आई है कि जल्द ही 2 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। इसके लिए एक्सपर्ट पैनल ने वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की सिफारिश की है। ट्रायल सफल रहा तो 4 से 5 महीने में बच्चों को वैक्सीन लगने की शुरुआत हो सकती है। कनाडा में 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है। अल्बर्टा में वैक्सीन सेंटर पर एक 13 साल के लड़के को वैक्सीन दी गई। Getting a vaccine to protect the rest of your people in your community, and it's just like I know after I get my vaccine, I know that I'm protecting the people who are around me every day. कोरोना महामारी का खतरा देखते हुए अमेरिका भी 12 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने का इमरजेंसी अप्रूवल दे चुका है। अब सवाल ये है कि भारत में बच्चों को महामारी के खिलाफ वैक्सीन का सुरक्षा कवच कब मिलेगा? भारत में कुल आबादी का करीब 30% हिस्सा 18 साल से कम उम्र के बच्चों का है, जबकि 11 से 17 साल की उम्र के बच्चों की आबादी 17.5 करोड़ है। क्या वैक्सीन देने से एडिशनल बेनिफिट होने वाला है? अगर होने वाला है तो जरूर देना चाहिए। इसको हमें कंसीडर करते हुए, सिर्फ इसलिए नहीं कि बहुत ही सेंसिटिव इशू है और बच्चों को हमें देना चाहिए। हो सकता है जो थोड़ा सा भी अगर हार्म है तो वह जो है बेनिफिट से ज्यादा नुकसान हो। इन सब पहलुओं को हमें देखना चाहिए, इसको कायदे से मॉनिटर करना चाहिए। डॉक्टरों का अनुमान है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा इसी उम्र के बच्चों पर होगा, यानी 17.5 करोड़ बच्चे संक्रमण के निशाने पर होंगे। इसीलिए इन्हें वैक्सीन लगानी जरूरी है और इसी खतरे को देखते हुए केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने बच्चों को वैक्सीन ट्रायल की मंजूरी दे दी है। ट्रायल सफल रहा तो 4 से 5 महीने में 2 से 17 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन मिलने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हमने उसी को हाथ लगाया, हमने अपने भाई को देखा